विल स्टार्ट डिविडेंड चैप्टर टुडे। हम लोगों ने पहले दूसरे टॉपिक्स कर लिए हैं। वी आर जस्ट वेटिंग, डीकेजी विल गिव मी द लिंक एंड आई विल सर्कुलेट इट। नाउ सेक्शन नंबर 124, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो कल हमने क्या पढ़ा था? फाइनल डिविडेंड। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इंटरिम डिविडेंड। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। डिविडेंड के सोर्सेज आपने देखे थे कल। आपने कल ये भी देखा था कि अगर आप फ्री रिजर्व से फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो रिजर्व रूल्स कम इनटू पिक्चर, और ये रूल्स 100% गवर्नमेंट कंपनी को नहीं अप्लाई करेंगे बिकॉज उनको अनुमति नहीं है कि वो फ्री रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करें। आफ्टर दैट हम लोग इंटरिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट कल सीखे थे कि वो जो आप बचपन में सीखते थे ना, साल के बीच में हम इंटरिम डिविडेंड देते हैं, तो बल्कि हम एक पॉलिश्ड वर्जन देखे कि साल खत्म होने के बाद भी आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। कैसे? अप टू द डेट ऑफ एजीएम। एंड वो किस साल का इंटरिम डिविडेंड होगा, दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन आप कौन से प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो, कौन से पोर्शन के प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो। ये रेट ऑफ डिविडेंड जो होती है ना, ये रेट ऑफ डिविडेंड किस पर डिपेंड करता है? द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं ग्रुप में डाल दूं बिकॉज कुछ ऐप पर प्रॉब्लम है। ओके, नाउ आज हम लोग बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे। सो टुडे सेक्शन 124 खोल लीजिए, कॉपी भी खोल लीजिए और वहां प्लीज लिखिएगा सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कल सारा हार्ड टॉपिक्स वैसे हो गया। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड, ऐसा लिख लीजिएगा। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड। ओके, रिटन एवरीवन? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। नाउ लुक हियर एवरीवन। इस पेज पर आ जाइएगा अपने अपने किताबों में। बस ठीक है, एकदम सही है डीके जी, डोंट। डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है ना, स्क्रीन पे मिल रहा है आपको? डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के बाद, या सॉरी अंदर विद इन 5 डेज, ये कल हमने पढ़ा था, आपको डिविडेंड कहां भेज देना चाहिए? एक सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक, ताकि बिजनेस के दूसरे कामों में डिविडेंड का पैसा, निवेशकों का पैसा यूज ना हो, वो पैसा सुरक्षित रहे। तो 5 दिन के अंदर डिविडेंड का पैसा आपको भेज देना चाहिए इन अ सेपरेट बैंक, इन अ शेड्यूल्ड बैंक। यहां तक मिला पूरे बैच को? फिर एक कॉन्सेप्ट यहां बताया जा रहा है, विद इन 30 डेज। अभी ये भी 30 डेज कहां से काउंट हो रहा है? डेट ऑफ डिक्लेरेशन से काउंट हो रहा है। ये भी डिविडेंड शुड बी पेड, आप पेमेंट कर दीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जब 30 डेज खत्म होते हैं और 30 डेज के अंदर आप नहीं पे करते हैं, देखो 30 डेज ओवर मिला, 30 डेज ओवर, आप पे नहीं कर पाए। अब आपको बोल रहा है विद इन नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 दिन के अंदर, यानी कि 30 डेज खत्म होने के बाद। पहले तो 30 डेज कहां से काउंट हुआ? डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज काउंट हुआ। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड कि डिविडेंड डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। पेज नंबर 9 में हमने स्टार्ट किया और 30 डेज ओवर हो गए। 30 डेज ओवर हो गए तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर पैसा कहां भेज देना चाहिए? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेज देना चाहिए। और अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं भेजते हो तो लिखा एल्स इंटरेस्ट एट 12% पर एनम के साथ ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी 7 दिन के अंदर ट्रांसफर करते हो तो आपको 12% इंटरेस्ट पर एनम नहीं देना है। पर अगर तुम डिले करते हो, जो डिविडेंड तुमने पे नहीं किया, यानी कि पहले बैंक अकाउंट था एक ये सेपरेट अकाउंट, अब एक और एक अकाउंट खोलते हैं, यूडीए बोलते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, शॉर्ट में यूडीए बोलते हैं। यूडीए में तुमने ट्रांसफर कर दिया 7 दिन के अंदर, जैसे ही 30 डेज ओवर हुए। अब अगर ये भी ओवर हो गया तो नेक्स्ट, अब जब ट्रांसफर करोगे तो 12% इंटरेस्ट पर एनम के साथ ट्रांसफर करोगे। अब पैसा कहां आ गया? कूड़ा अकाउंट में आ गया। अरे कूड़ा नहीं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। 7 साल बीत गए, पैसा कहां है? अभी यूडीए में है, कोई मांगने नहीं आ रहा है और आप भी पे नहीं कर रहे हैं। तो अब डिविडेंड आपको भेजना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का फंड है, कंपनी का फंड नहीं है।
गवर्नमेंट एक फंड बना रखा है कि अगर 7 साल पैसा वहां सड़ रहा हो, कहां सड़ रहा हो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर 7 साल से पैसा सड़ रहा हो और कोई पेमेंट आपने किया नहीं है 7 साल से, तो अब पैसे को आप आईपीएफ फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो बहुत सिंपल है। तो आप एक लिखो वहां पर, जो कॉपी आप मेंटेन करते हो ना, कॉपी जो आप मेंटेन करते हो वहां लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए जल्दी बताइए। ड्रॉ द चार्ट ऑफ सेक्शन 124 फ्रॉम पेज नंबर, अपने अपने बुक का पेज नंबर का रेफरेंस दे दीजिए। ड्रॉ द चार्ट ऑन पेज नंबर कि पहले पैसा आपको एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है ना, शेड्यूल बैंक एक अलग अकाउंट है ये। तो बोलेगा हमारा बैंक अकाउंट तो शेड्यूल बैंक में ये है, रहने दीजिए उसी में, एक अलग अकाउंट। ये सबको ना पढ़ाई में बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट का मतलब स्क्रू ड्राइवर नहीं है, ये पैसा और कोई काम के लिए यूज नहीं हो सकता, सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज होगा। 30 दिनों के अंदर अगर आपको पेमेंट करना चाहिए, नियम है, नहीं पे करने से बहुत कुछ और भी होता है, अभी आप देखोगे 10 मिनट बाद। अगर आप नहीं पे करते हो तो अब ये नेक्स्ट 7 डेज के अंदर पैसा कहां जाएगा, यूडी उड़ा अकाउंट में, उड़ा अकाउंट में 7 दिन के अंदर जाता है, तब तो कोई इंटरेस्ट के साथ भेजना नहीं है। वरना एल्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एल्स का मतलब क्या है, अगर 7 दिन के अंदर नहीं ट्रांसफर कर पाए थे तो अब ये जा रहा है कूड़ा में। अब 7 साल बीत गए, पैसा कहां सड़ रहा था, कूड़ा में, मतलब उड़ा में। तो 7 साल बीत गए, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कंपनी पे नहीं कर रही है, तो अब 7 साल जैसे ही ओवर होगा ना, अभी पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन। ये किसका फंड है, कंपनी का फंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड स्टैब्लिश किया है, इसका पैसा है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो एक लड़का पूछता है, सर आईपीएफ में चला गया मेरा पैसा, सर हम 9 साल बाद गए, अब क्या तुम अपना डिविडेंड वापस ले सकता है? ले सकता है। गूगल का पुराना आंसर, चैट जीपीटी का पुराना आंसर में क्या लिखा हुआ है, एक बार आईपीएफ में चला गया तो आप वापस नहीं ले पाएंगे। पर 2013 के बाद यू कैन लिखना, इन्वेस्टर कैन क्लेम अनपेड डिविडेंड एंड शेयर्स also from IPF fund. Oh my God! सही, शेयर्स कैसे आईपीएफ फंड में चला गया, बताता हूं उसके बारे में, अभी तक कहानी बताया नहीं मैंने। तो इन्वेस्टर्स कैन क्लेम, कंपनीज एक्ट बोल रहा है, इन्वेस्टर्स कैन क्लेम अनपेड डिविडेंड एंड शेयर्स ऑल्सो फ्रॉम आईपीएफ फंड। इन्वेस्टर्स क्लेम कर सकते हैं अनपेड डिविडेंड एंड शेयर्स फ्रॉम आईपीएफ फंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्वेस्टर क्लेम कर सकते हैं। सर शेयर्स की बात कहां से आ गई सर? सर ये क्या हो रहा है, शेयर्स क्यों मेरा आईपीएफ फंड में चला गया? कानून क्या बोलता है, एक नया बात सुनो, सेक्शन 124 के एक सबसेक्शन में लिखा है, अगर तुमने लगातार 7 साल, इधर देखो, तुमने लगातार, मतलब अगर कंपनी ने किसी शेयर्स पर लगातार 7 साल से उसका डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ है, कितना साल बोला मैंने, लगातार 7 ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, बीच में 1 साल दे दिया था तब क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन क्या बोल रहा है, अगर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिस पर कंपनी ने 7 ईयर्स से डिविडेंड पे नहीं किया है, या किसी इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव 7 ईयर्स, जैसे डिविडेंड के लिए भी 7 ईयर्स था ना, 7 ईयर्स डिविडेंड में हिंदी में बताओ क्या था सर, जब वो कूड़ा में, अरे सॉरी उड़ा में पैसा आपका सड़ रहा था 7 साल, कोई मांगने नहीं आया, तो उस डिविडेंड को हमने आईपीएफ में भेज दिया। वैसे अगर कोई शेयर्स हैं जिन पर लगातार 7 साल से आप डिविडेंड अनपेड रखे हैं, 7 साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 7 साल का डिविडेंड नहीं मिला, ये मतलब है हर साल का डिविडेंड अनपेड आपका 7 साल लगातार, तो वो शेयर्स भी आईपीएफ फंड में चले जाते हैं आजकल। पर गुड न्यूज है, इन्वेस्टर आएगा ना, वो एक फॉर्म है आईपीएफ 5, उसमें अप्लाई करेगा, गवर्नमेंट को कुछ फॉर्मेलिटीज है जो सिलेबस में नहीं है, वो सब कंप्लाई करके अपना शेयर्स, अपना डिविडेंड वापस पा सकता है। पहले यहां तक समझ में आया, रफ आइडिया? सर हम समझा नहीं, एग्जांपल देखो आपके लिए लाए, ये देखो वो शेयर्स ट्रांसफर कब होते हैं, तो देखो 2 एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2।
दोनों को कंपेयर करो। ये साइन, क्रॉस साइन का मतलब है नॉट क्लेम्ड। इस साल का डिविडेंड क्लेम नहीं किया, इस साल का इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, इस साल का क्लेम नहीं किया, इस साल का क्लेम नहीं किया। कितने साल हो गए? 7 साल लगातार हुए कॉन्जिक्यूटिव। 7 ईयर्स, हड़बड़ा के मत देखना, 7 कौन से ईयर्स। तो ये शेयर्स कहां ट्रांसफर होंगे बच्चा पार्टी? ये शेयर्स कहां ट्रांसफर होंगे? तो अब समझ में आ गया मेरी बात। when there are shares on which dividend is not claimed for consecutive 7 years, लगातार 7 साल तक अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो ये आईपीएफ फंड में जाएगा। नाउ लुक एट एग्जांपल 2, लुक हियर। 1 2 3 4 बोलो हाँ है ना। बीच में क्या हुआ था बच्चा पार्टी? क्लेम्ड। तो नाउ यू कांट ट्रांसफर। नहीं देखिए ना सर, बहुत साल से नहीं हो रहा है। लगातार 7 साल हुआ नहीं सर, बीच में 1 साल क्लेम कर दिया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जाम्पल 3 बहुत अच्छा बनाया हूं मैं। तुमने मार्किंग किया शिवम? मार्किंग करो करो करो। छूट रहा मुझे पता है। जल्दी देखो, लिखो इसको, लिखो अच्छे से। ओके, एग्जाम्पल 3 में आइए। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड। यहां पे क्या था? ये एक्स का मतलब क्या है? डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड ओनली। अच्छा ये भी नॉट क्लेम्ड है। अच्छा ये कंपनी डिड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी डिडंट डिक्लेयर डिविडेंड, डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड। तो तुमको क्या लग रहा है पता है? सर इधर भी 7 साल हो गया, देखिए ना बीच में डिविडेंड नहीं मिला है। अरे ये डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे बिकॉज कंपनी ने बीच में 2 साल डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो यहां पे यू कांट ट्रांसफर टेक्निकली, एज कोई क्लेम तो था ही नहीं बीच में 2 साल, क्योंकि डिविडेंड तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ था। तो ये पता है हम क्वेश्चन कैसे बनाए? आपके सीनियर्स पूछते थे अलग अलग क्वेश्चन। उस समय इस टॉपिक को पढ़ाने में 25 मिनट लगता था, आज उनके कारण आपका 3 मिनट में काम हो गया। तो 3 अलग अलग सिनेरियोज दिख रहा है आपको एग्जाम में। तो ये वाला में होगा शेयर्स ट्रांसफर आईपीएफ में, इसमें नहीं होगा, बीच में क्लेम हो गया था, इसमें भी नहीं ट्रिगर हुआ। नहीं सर देखिए ना 7 साल से डिविडेंड पे नहीं हुआ है। अरे बीच में 2 साल तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ था, तो क्लेम और पेमेंट का सवाल ही कहां से आता है? डिड यू अंडरस्टैंड? तो आज एक नया बात क्या पढ़े कि शेयर्स भी उठा के आईपीएफ फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, और पर खुशी की बात है आप वापस आके मांग सकते हैं, कुछ प्रोसीड्यूर कंप्लाई करके आईपीएफ 5 में अप्लाई करके यू कैन क्लेम इट। ये तो गवर्नमेंट का फंड है ना, याद रहेगा पूरे बैच को। और अगर कोई कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने में लेट करती है, आईपीएफ में ट्रांसफर करने में लेट करती है, तो उसके ऊपर भी कुछ है कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। कम पॉइंट 2 छोड़ दो प्लीज। 2 के अलावा हम चाहते हैं पूरा बैच 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 रीडिंग शुरू करो चलो, और मैच करना डायग्राम से। हो गया? सी मेरे वीडियो क्लास का एक एडवांटेज, अगर कोई बहुत ही निठल्ला और लेजी हो ना, उसका भी काम बचा देता हूँ। 7 डेज जो इंक हाईलाइट होना था वो भी मैं करके लाया हूँ, 30 डेज को भी मैं करके लाया। और ये जो मैंने पॉइंट 1 6 लाइन में लिखा है वो मेरे डायग्राम में एक आराम से आ गया था। कम टू 3 वो 12% पर एनम वाली बात नजर आ रही है। देन यूडीए में है तो आप कंपनी से मांग सकते हो, शेयर होल्डर कैन कम एंड बोल सकता है अरे मेरा यूडीए में पैसा पड़ा आप दीजिए। पर आईपीएफ में जाने के बाद भी आप मांग सकते हो आजकल, तो पहले वहां पे प्रॉब्लम था, आप नहीं मांग सकते थे। इंटरेस्ट वाला पॉइंट मिला? कितना टाइम के अंदर ट्रांसफर करना था वहां पर? 7 दिन फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। ये मेंबर्स को दिया जाता है इंटरेस्ट। 4 तो सिंपल है। नेक्स्ट 5 एंड 6 पर ध्यान दो।
यूडीए से यूडीए में क्या था बताओ तो? यूडीए में यूडीए का अमाउंट था प्लस क्या था? इंटरेस्ट अगर कोई केस का हो उस पर इकट्ठा हुआ होगा, जो भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा वो भी आईपीएफ में चला जाता है, इंटरेस्ट भी। और जब भी आप यूडीए में ट्रांसफर करते हो ना, इधर देखो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है यूडीए से आईपीएफ में, तो एक फॉर्म जमा देना पड़ता है आईपीएफ 1, इसे नॉलेज के लिए लिखा है। आईपीएफ 1 में एक अमाउंट आ जाता है कि आपका कितना अमाउंट आपने आईपीएफ में ट्रांसफर किया था। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं आईपीएफ 1, आपका एक एविडेंस होता है कि आपने इतना अमाउंट ट्रांसफर किया है। एंड नाउ लुक हियर, ऑल शेयर्स, ये लाइन लर्न करना, ये लाइन पे लर्निंग लिखना, कॉपी में प्लीज लिखना, पॉइंट नंबर 6 ऑफ 124। बाकी तो चार्ट में आ गया, पर ऑल शेयर्स, इंग्लिश देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, उन शेयर्स पर डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। पर अगर डिक्लेयर ही नहीं हुआ है तब तो ये क्लॉज ट्रिगर नहीं होगा। ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, पढ़ना शुरू करिए। All shares in respect of which dividend is not paid or claimed, ये लाइन चाहिए बस यहां तक। इसको कॉपी में लिख लेना, 6 के ब्रैकेट को लिखना, 6 ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये शेयर होल्डर जो होता है ना, शेयर होल्डर, वो अपना क्लेम कर सकते हैं आईपीएफ से, वही बात जो हमने लिखी थी वही यहां पे लिखी हुई है। और फिर वो जो हम बताया था ना, इन केस डिविडेंड इज पेड और क्लेम फॉर एनी ईयर, बीच में अगर पे कर देते हैं देन द शेयर विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये भी हम सॉल्व करवा दिया था ना। बीच में किसी साल आप अगर डिविडेंड बीच में पे कर देते हैं तब आपकी ट्रांसफर की नौबत नहीं आएगी। शिवम एंड अदर्स प्लीज मार्क द ब्रैकेट प्रॉपरली, ताकि वो अननेसेसरी लाइंस में आपको याद ना करना पड़े। डिड यू गेट इट एवरीवन? बीच में अगर आप क्लेम कर देते हो तो आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। ऑल सेट? एंड ये जो आप पनिशमेंट लर्न लिख देना कि आप यूडीए में देरी किए, आप आईपीएफ में देरी किए, तो क्या पेनल्टी लगेगा कंपनी के ऊपर, क्या पेनल्टी लगेगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। पढ़ के देख लेना, लर्न करना है। पेनल्टी वर्ड यूज हो रहा है, फाइन नहीं यूज किया मैंने यहां पर। मतलब ये फाइन से लेस सीवियर होता है पेनल्टी, फाइन्स आर वेरी स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्ट। लिखा आपने ओआईडी मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ओआईडी का मतलब है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो कौन से वर्ड पे मार्क्स है आपको, ये वाले से अलग अलग इंक क्यों भरा, आप समझ में आ रहा है? ताकि जो तुम लोग बोलते ना कि जैसे ऑल शेयर्स 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का इंक अलग है, दिख रहा है? तो आपका मेहनत वीडियो क्लासेस में काफी कम कर दिया मैंने, बिकॉज ऑल टेक्निकल वर्ड्स इन डिफरेंट इंक, ताकि जहां जहां पंच लाइन है उसमें आप क्या क्या मोड आपको लाना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये फिगर मैं बोल भी नहीं रहा हूं, अभी याद भी नहीं रहेगा आपको, ये लास्ट के 10 दिन में अपने लोग एक लिस्ट आपको मैंने बोला ना दूंगा, उससे आपको याद आ जाएगा। अच्छा, वो जो एक लाइन बोला था आईपीएफ 5 फॉर क्लेमिंग शेयर्स, मैंने भी बोला था ना, फॉर्म में आप वो आईपीएफ का पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, उस पर अप्लाई करेंगे। पीछे जाओ, एक चीज देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं कि जब भी आप उडा में ट्रांसफर करते हो ना, 90 दिन के अंदर कंपनी के वेबसाइट पर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट यानी कि आईपीएफ के वेबसाइट पर आपको कुछ डिटेल्स डालना पड़ता है कि आपने उडा में कितना ट्रांसफर किया है। विद इन 90 डेज ऑफ मेकिंग ट्रांसफर टू उडा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब भी आप पैसा डालते हो उसके 90 दिन के अंदर कंपनी के वेबसाइट पे नंबर 1, नंबर 2 आपको कुछ डिटेल्स डालना पड़ता है। नेम्स, किस किस का गया है उडा में, उनका लास्ट नोन एड्रेस, ओके, पढ़ के देखो। अमाउंट, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, कितना टाइम के अंदर, उडा में ट्रांसफर करने के 90 दिन के अंदर आपको कुछ डिटेल्स डालने पड़ते हैं कंपनी के वेबसाइट पर, एंड आईपीएफ का वेबसाइट का नाम भी दिया है, तो एमसीक्यू लिख दो वहां पर कि विद इन 90 डेज ऑफ मेकिंग ट्रांसफर टू उडा। कई लोग इसमें 30 डेज का ऑप्शन में टिक कर देते हैं। ये बोल रहा है कि आपको वेबसाइट्स पे कुछ डालना है कि आपने किस आदमी का कितना अमाउंट आपने
उडा में ट्रांसफर किया है, 90 दिन के अंदर आपको ये डालना पड़ता है। बोलो यहां तक कुछ मिला लैंग्वेज? एक उडा से रिलेटेड एक फॉर्म नंबर और आएगा IPF2, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो एक काम करोगे, MCQ में बना लो कॉपी में। अच्छा, उडा का कौन सा लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था? ये चार्ट सब कुछ कर देता है, और एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, ये देखो पॉइंट नंबर 6 का ब्रैकेट जगह छोड़ा, 124 का पॉइंट 6 का ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो केस स्टडी में मेरे को लाइंस चाहिए होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, पक्का ना? नाउ आखिर ये IPF फंड क्या है, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। प्लीज कम टू सेक्शन 125 एवरीवन। व्हाट इज IPF फंड? क्या एक कंपनी का फंड है? नहीं। देना मेरे को भी ना। IPF फंड में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है। अब देखो मन में ख्याल आता है इस फंड में कौन से पैसे डाले जाते हैं, यानी कि इसके सोर्सेस क्या है। तो यहां एक लंबा लिस्ट मिला है कि कहां से फंड बनता है, बहुत बड़ा लिस्ट है, और ये है इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या काम के लिए होता है। तो कई बार ये थोड़ा सा MCQ में पूछ सकते हैं, इसलिए एक रीडिंग है, नॉट लर्न कैटेगरी, रीडिंग कैटेगरी का सेक्शन है उतना, कि IPF फंड में कहां से पैसा आता है। देखोगे इधर देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स, शॉर्ट में एक एक लाइन याद करा रहा हूं, डोनेशंस बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या स्टेट हो, और एक अभी तुम लोग पढ़े सबसे पहले उडा का पैसा जाता है ना, यहाँ पे उडा का पैसा यहां जाता है। ओके, ऐसे करके एक लंबा लिस्ट है यहां पर। फिर उस पैसे, उस फंड में IPF उडा में जो इंटरेस्ट होता है वो भी वहां जाता है। और कौन कौन सा अमाउंट जाता है इधर देखो, मैच्योर डिपॉजिट्स, 7 ईयर्स से मैच्योर हुआ है, कोई मांगने नहीं आ रहा है। मैच्योर डिबेंचर्स जिसका रिडेम्पशन नहीं हो रहा है, 7 ईयर्स से ड्यू डेट आया हुआ है। एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, 7 ईयर्स से ड्यू चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन द अबव फिगर्स। फिर जब मर्जर अमालगमेशन वर्ड सुना है, उन पे ना फ्रैक्शनल शेयर्स कई बार दिए जाते हैं, मतलब फ्रैक्शनल शेयर्स का तो कुछ अलॉटमेंट होता नहीं है, तो वो पैसा IPF में चला जाता है। रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कोई मांग नहीं रहे 7 ईयर्स और मोर से, 7 ईयर्स का एरो बनाया था सब जगह, तो ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है। उडा का पैसा सबसे पहले कोई अगर ये भूल जाता ना कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो 7 ईयर्स या उससे ज्यादा उडा में पड़ा था वो जाता है, यहां पर गवर्नमेंट के ग्रांट्स जाते हैं, डोनेशन जाते हैं। मैच्योर डिपॉजिट्स देखो, मैच्योर डिबेंचर्स, रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू, पर सब में कॉमन पॉइंट क्या है? 7 ईयर्स और मोर। एग्जाम में आएगा एक मैच्योर डिपॉजिट 3 साल से ड्यू है, वो IPF में नहीं जाएगा। तुम तो रात को हड़बड़ी में पढ़ के आए होगे, हाँ एक पॉइंट था ना, मैच्योर डिपॉजिट्स का पैसा IPF में जाता है। कब जाता है? जब 7 ईयर्स और मोर से ड्यू हो जाता है, तब जाता है। कैन यू गेट दीज वर्ड्स? नजर डाला? उसी तरह ये क्या चीज में ये यूज होता है? IPF फंड रिफंड किया जाता है। किसको रिफंड करेंगे? यही जो लोग आ जाएंगे ना, अरे इन्वेस्टर आके मांग सकता, आज ही पढ़े थे ना आप लोग, उनको रिफंड करने में यूज होगा। कुछ कैंपेन वैम्पेन इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए होल्ड करेंगे। फिर तुम लोग प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़े हो, क्लास एक्शन सूट्स, कई बार इन्वेस्टर्स मिल करके फ्रॉड के लिए कंपनी के खिलाफ मिल करके केस करते हैं, तो उनके खर्चा इस टाइप के फंड से निकलेंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के खर्चे। 2 पॉइंट तो कोई मत भूलना, इन्वेस्टर अपना डिविडेंड वापस यहां से ले सकता है, इन्वेस्टर एजुकेशन। अच्छा ऊपर जाओ वापस, ऊपर एक पॉइंट आया था, पॉइंट नंबर G, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में याद होगा, जब कोई फ्रॉड वॉर्ड करता है तो अमाउंट गवर्नमेंट डिसगॉर्ज कर लेता है। डिसगॉर्ज मतलब क्या होता है? जब्त कर लेता है, जो भी आप प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं। याद है प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़े थे लाइबिलिटी वाले पोर्शन में, कि अगर तुम कुछ प्रॉफिट्स कमा रहे हो इन्वेस्टर्स को ठग करके, वो अमाउंट गवर्नमेंट क्या करेगा? डिसगॉर्ज कर लेगा। सो अमाउंट डिसगॉर्ज्ड, डिड यू गेट द हेडिंग? अमाउंट डिसगॉर्ज्ड, गॉट इट? और यही अमाउंट कई बार जो अमाउंट जब्त किया था ना गवर्नमेंट ने, वो उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनको लॉस हुआ है ड्यू टू रॉन्ग एक्शंस। तो ये एप्लीकेशन का भी एक पार्ट बन जाता है कि जो हमने जब्त किया था, डिसगॉर्ज किया था अमाउंट, वो इनोसेंट इन्वेस्टर्स जो उनको लॉस हुआ है उनमें बांट दिया जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज में सबसे अच्छा पॉइंट बताओ क्या है? ग्रांट्स एंड डोनेशंस ऑफ गवर्नमेंट, एक ही में क्लब कर दिया मैंने। अनपेड डिविडेंड अकाउंट वेयर अमाउंट इज लाइंग फॉर 7 years or more. Mature deposits, mature debentures, redemption amount of preference shares due for 7 years or more. Disgorged amount,
सारे अच्छे वाले निकल गए। एप्लीकेशन भी लॉजिक बताओ क्या होगा सर, इसी इन्वेस्टर को वापस देने के लिए काम आएगा सर। डिसगॉर्ज्ड अमाउंट इनोसेंट इन्वेस्टर्स हु हैव सफर्ड लॉस, उनको बांटने में काम आएगा। और इन्वेस्टर के एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए कुछ कैंपेन्स और होल्ड करेंगे। तो एक पॉइंट तो एप्लीकेशन का इसके नाम से ही निकल गया, आईपीएफ फंड के नाम से ही निकल गया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। क्लास एक्शन सूट्स में अगर लोगों के कुछ लीगल खर्चे लगे हैं, बोर्ड दिख रहा है। क्लास एक्शन सूट्स प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़े थे कि कई बार इन्वेस्टर्स लोग मिल करके एक्शन ले सकता है। हटा दो सारे, एक एक लाइन मत पढ़ना, रीडिंग कैटेगरी का था इसलिए मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। अब ये जो फंड है ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसका कॉम्पोजिशन, इसमें कौन कौन होंगे रीड कर लो एक बार। और ये जो आईपीएफ अथॉरिटी एक अपॉइंट किया जाता है यहां पे, ये जो आईपीएफ अथॉरिटी होगा ना जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो इस फंड को देखभाल करेगा, इनके सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करेगा और इस अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाई जाएगी एमसीक्यू में कि आईपीएफ फंड क्योंकि गवर्नमेंट का फंड है ना, तो इसका ऑडिटिंग कौन करेगा, सीए नहीं करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ऑडिट की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। तो एक बार इसे पढ़ा हुआ होना चाहिए कि आईपीएफ अथॉरिटी जो होती है ना वो एडमिनिस्टर कर रही है इस फंड को, इनका अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, हेडिंग देखा हुआ है, इनकी ऑडिट हो रही है। ऑडिट कौन करवा रहा है, हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट, ऑडिट इज डन बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एमसीक्यू लिखो। अब इसको पढ़ना नहीं है, ये 205 सॉरी ये 125 है ना, इसको पढ़ना नहीं है आपको, रटना नहीं है इसको। एमसीक्यू लिख दिया वर्ड। और ये अथॉरिटी अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, आईपीएफ अथॉरिटी ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल ले डाउन इस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इंक भरा हुआ है देखिए, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। यानी क्योंकि इतना बड़ा फंड है, लॉजिक समझो, इतना बड़ा फंड है, गवर्नमेंट का फंड है, आम जनता का पैसा है, तो इसलिए इसकी ऑडिट होना जरूरी है बाय सीएनएजी, एंड ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर ले डाउन करेगा। तो एक हिंदी का लाइन से काम हो गया कि इस टाइप के फंड्स का ऑडिट होगा, लिख लिया होगा, ऑडिट की रिपोर्ट सीजी को जाएगी, सीजी की ये वाली सीजी इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सबमिट करेगा। एज सिंपल एज दिस। स्टार्ट राइटिंग। चेक कर लो। ओके, जो घर पर है पॉज भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट टू सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, इट्स अ स्मॉल क्लास टुडे, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे इसका भी। 126 एंड और एक नाम क्या है 127। तो एक बार आओ इसमें आओ, 127 में देखो, नजर डालो क्या लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सारे केस स्टडी इसी पर आते हैं, पता नहीं इनका क्या है इस चैप्टर से। कॉपी में जाके लिखो, फाइन्स फॉर नॉट पेइंग डिविडेंड, सेक्शन 127 लिखो। फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, ऐसे लिखना, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट पेइंग डिविडेंड, फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट पेइंग डिविडेंड। What is the fine and imprisonment? पहले हिंदी में सुनाता हूं फिर समझाता हूं। यानी इसमें हिंदी में सुनो। आज कहीं सुना था डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना कंपलसरी हर साल? नहीं, पेमेंट करना कंपलसरी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर पेमेंट नहीं हुआ 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो जो जो डायरेक्टर इस गलती में शामिल थे
जो जानते थे, जिनकी जिम्मेदारी थी। एवरी डायरेक्टर, मैंने कुछ मार्कर लगाया है, एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट और पार्टी टू कॉन्ट्रावेंशन, मतलब उल्लंघन में शामिल हैं, उनको जेल तक जाना पड़ेगा। सिंपल इंप्रिजनमेंट, मतलब बहुत मेहनत का काम नहीं कराएंगे, पर जेल में बंद कर दिया जाएगा 2 साल तक। एंड फाइन लगेगा, फाइन भी लगेगा 1000 रुपीज पर डे, जब तक गलती चलती रहेगी। 1000 नहीं, 1000 पर डे। एंड कंपनी के ऊपर लोग एमसीक्यू में रॉन्ग करके आते हैं। एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर हम लोग 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं करता है तो इंटरेस्ट कितना लगता है? 12। वहां 12 को एमसीक्यू में टिक करोगे यूडीए वाले में, पर ये फाइन वाले में कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम देना पड़ेगा, जितना दिन डिफॉल्ट चलता है। समझ में आया? तो तुमको क्या करना चाहिए, टेक्निक सिखाऊं? इसमें आपको ऐसे लिख लेना चाहिए था, डायरेक्टर सिंपल इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years, फिर इंक चेंज करना चाहिए था, एंड फाइन अप टू है सब में 1000 पर डे जब तक गलती चलेगी। एंड कंपनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, कंपनी को जेल मत लगा देना, अप टू 18% पर एनम, जब तक अप टू नहीं है, 18% लगेगा ही लगेगा। रेट फिक्स्ड, फ्लैट रेट ऑफ 18% पर एनम। कंपनी के ऊपर है 18% पर एनम का। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? हम कैसे याद किया, इसको सुनना है। ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पे भी कुछ लगाना इंक विंक, क्योंकि और नहीं है, ज्यादातर सब जगह क्या होता है और होता है, ये एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे याद किया पता, हमको 2 years 3 years याद नहीं होता, तो हम बुद्धि लगाया, इन लोग दोषी है। हिंदी में दोषी मतलब गलत किया, इन लोग दोषी है, डायरेक्टर लोग दोषी है। क्या है? डायरेक्टर लोग दोषी है, डायरेक्टर लोग इधर देखो, दोषी है 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और लिखना द वर्ड एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हारा भी मिस नहीं होगा। लिखो द वर्ड एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फिगर है ना, इसको गवर्नमेंट कम भी नहीं कर सकता है। ये पढ़ोगे फाइनल्स में कि जब कोई लॉ में एंड फाइन एंड इंप्रिजनमेंट जब वर्ड दोनों लिखा रहता है ना, उसको गवर्नमेंट कभी अब लेस नहीं करेगा, उतना देना ही पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट कंपाउंडेबल। दिस फाइन नॉट कंपाउंडेबल का मतलब है गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, डिविडेंड वाला में आपको कोई कम नहीं करेगा। जैसे कई गुनाहों में गवर्नमेंट कम करके पैसा ले लेता है आपसे। सर घूस क्या? अरे घूस नहीं, घासपूस है माथा में तुम्हारे। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट खुद ही सेटल करने का अनुमति है गवर्नमेंट को ऑन द टेबल, पर यहां पर ये अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां पे फाइन एंड इंप्रिजनमेंट दोनों लिखा है। नोट्स मेंटेन हो रहे हैं? शिवम लिखो, द वर्ड एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फाइन, दिस फाइन इज नॉट कंपाउंडेबल, मतलब नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल। गवर्नमेंट कम रिड्यूस नहीं कर सकता है, वरना कई जगह गवर्नमेंट रिड्यूस कर देता है। ये वाला फिगर गवर्नमेंट रिड्यूस नहीं कर सकता है। दिस फाइन इज नॉट कंपाउंडेबल। स्टार्ट रीडिंग। दिस फाइन इज नॉट कंपाउंडेबल। अब पब्लिक रट लिया है, क्या रट लिया? इधर देखो, हम भी सुबह उठे, हाँ 30 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो फाइन लगेगा, इंप्रिजमेंट लगेगा, डायरेक्टर दोषी है, डायरेक्टर दोषी है। एंड वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लगेगा, फाइन एंड इंप्रिजमेंट लगेगा। सिंपल इंप्रिजमेंट है, रिगरस नहीं है। रिगरस मतलब जानते हो, वो हिंदी पिक्चर दिखाता है, पत्थर तुड़वा रहा है, चक्की पिसवा रहा है, ये सब कुछ नहीं लगेगा। वो बैठेगा, लूडो खेलेगा, सो जाएगा। सिंपल इंप्रिजनमेंट है। अब रुको,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंपनी पे नहीं किया, 40वां दिन है, कंपनी शेयर होल्डर को बोलता है, ए बेटा हमरा तुम कॉल मनी नहीं दे रहा है और हमसे डिविडेंड मांग रहा है, ए बेटा हमसे क्रेडिट पे माल खरीदा है, हमरा पैसा नहीं दे रहा और हमसे डिविडेंड मांग रहा है। ऐसा स्टोरी आएगा और तुम क्या लिखोगे, कंपनी का गलती है, उसके ऊपर अब ये सब होगा, डायरेक्टर पे ये सब होगा, बोलते हैं हम पे नहीं कर पाए अगर इस कारण से, हम कुछ कंपनी आपसे कुछ पाता था, उसको लॉफुली एडजस्ट किया है। ठीक है, एक फिरंगी शेयर होल्डर है, वो चिल्लाने लगा, व्हाट द हेक इज दिस, 45 days have passed, you are not paying me dividend, I will file a case and you will be trapped under 127। कंपनी बोला, shut up, we could not transfer the shares in your name, you did not comply with FEMA, RBI gave us order, don't pay the dividend, the फिरंगी is not complying with FEMA। नाम सुने हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कभी सुनोगे जीवन में? तो ये लॉ के बंदिशों के कारण हम पेमेंट नहीं कर पाए, आरबीआई से चिट्ठी आ गई थी हमारे खिलाफ, हम क्या करते? समझ में आ गया? तो कंपनी का दोष, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको पता चल गया, हम कुछ ऐसे केसेस पढ़ा रहे हैं जहां पर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होगा, फिर भी फाइन एंड इंप्रिजनमेंट नहीं लगेगा। तो ये एग्जाम में आता है घुमा के। दो शेयर होल्डर लोग कंपनी को नोटिस ठोक दिया, उसको डिविडेंड दीजिएगा मत, हम उसको बेचे थे, हम एक्स डिविडेंड उसको शेयर्स बेचे थे, वो बोलता हम कम डिविडेंड खरीदा था शेयर्स। डिस्प्यूटेड टाइटल, समझ गए? तो कंपनी बोलता भैया तुम लोग पहले लड़ाई सलटो, हम किसी को ही नहीं देंगे एक बार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कुछ कुछ केसेस हैं कि एक शेयर होल्डर कंपनी को रॉन्ग अकाउंट नंबर दे दिया, इसलिए कंपनी उसके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट नहीं करवा पाया। तो कंपनी का एक फर्ज था, रॉन्ग अकाउंट नंबर शेयर होल्डर दिया तो इन्फॉर्म तो करते शेयर होल्डर को। 10 दिन बाद कंपनी को पता चल गया था, अरे आप सही नंबर दीजिए ना। तुमने अगर इन्फॉर्म किया होता शेयर होल्डर को आपका अकाउंट नंबर रॉन्ग है, तो तुम पापी नहीं हो, तुम तो फायदा उठाना चाह रहे हो, रॉन्ग नंबर है, मजा ले काम भी, हमरा क्या गलती है? व्हाई डिडंट यू कम्युनिकेट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो हम चुप है, सो दैट्स गुड, मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए। पांचों पढ़ो ईमानदारी से, लिखना कॉपी में, इन सम केसेस नो फाइन इम्प्रिजनमेंट इवन इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 days। लिखो इन सम केसेस, पहले कॉपी में लिखो, फिर ये पांचों पॉइंट्स अभी पढ़ोगे, पांचों एग्जाम के क्वेश्चंस है। इन सम केसेस नो फाइन, नो इम्प्रिजनमेंट, in some cases no fine, no imprisonment if dividend is not paid within 30 days। If dividend is not paid within 30 days, no fine, no imprisonment। पढ़ के देखो पांचों, और उसके बाद है ना इसमें आएगा तुम लोग है, एक तो गायब कैसे हो गया? अच्छा इसके ऊपर है 126, ये देखो दिख रहा है? पहले इसमें आओ, एक एक क्लॉज पढ़ो, हम आता है। उसको याद करने का टेक्निक बताओ, जब आपको भगवान कुछ रिलीफ देता आप क्या बोलते हो? ओ लॉर्ड, थैंक यू भगवान। लॉर्ड क्यों बोला? लॉफुल एडजस्टमेंट के लिए एल है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के लिए ओ है, डायरेक्शंस के लिए, डिस्प्यूट के लिए डी है। दिख रहा है आपको ये सब कुछ? आता हूं, रीडिंग शुरू करो।
तुम लोग को मिले वर्ड? डेथ, इंसॉल्वेंसी, फेमा, मिला वर्ड? ये कौन सा वो अकाउंट नंबर गलत था? डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, पर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड। हिंदी में लिखो, बताना चाहिए था आपका अकाउंट नंबर गलत है। हिंदी में लिखो, बताना चाहिए था आपका अकाउंट नंबर गलत है। बताना चाहिए था आपका अकाउंट नंबर गलत है। ये बताना चाहिए था। डिस्प्यूटेड टाइटल, लॉफुल एडजस्टमेंट, एंड कोई भी ऐसी गलती जिसमें कंपनी की गलती नहीं है। ओ डी ये भी एक्चुअली डी है, तो इसको ऐसे मैंने लोड, लॉर्ड का डी आर साइलेंट है, लॉर्ड। ओके, एल इज लॉफुल एडजस्टमेंट, ओ इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, disputed title, directions not complied, and the same has been communicated. Okay, same has been communicated is a very important line, वहां लिखना, this line is very important. अकाउंट नंबर गलत आप बताए उसको। ओके, ऊपर आ जाओ अब। 126 द लास्ट टॉपिक फॉर डिविडेंड चैप्टर। नाउ मतलब इसका रेंज क्या था? 123 से 127। 123 वाज फाइनल डिविडेंड के सोर्सेज, फ्री रिजर्व से कैसे दे सकते हो और रूल्स और के बारे में पढ़े। 123 के अंदर ही इंटरिम डिविडेंड भी कवर्ड है। 124 इज उड़ा, 125 इज आईपीएफ, 127 इज फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, एंड 126 क्या बोलता है? बहुत सिंपल है। तुमने शेयर ट्रांसफर सुना है? तुमने अपना शेयर ट्रांसफर किया है, तुमने शेयर ट्रांसफर के लिए फॉर्म जमा दे दिया, SH4 नाम का एक फॉर्म जमा होता है, SH1 और SH4 जमा दे दिया, बट अभी तक तुम्हारे नाम में शेयर्स ट्रांसफर हुए नहीं है। तो बेसिकली डिविडेंड किसको मिलेगा? हु विल गेट डिविडेंड पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर, ये है इसका टॉपिक। और एक क्वेश्चन इसी का भाई टॉपिक है, इसी दौरान कंपनी को राइट इशू, बोनस इशू ले आया, हु विल गेट राइट इशू, बोनस इशू पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। तो दो चीज का आंसर बस इसमें लिखा हुआ है। तो सिंपल आंसर है, डिविडेंड किसको मिलेगा अगर शेयर ट्रांसफर पेंडिंग हो? उड़ा अकाउंट में मिल जाएगा ट्रांसफर, मतलब दोनों में से हम किसी को ही नहीं देंगे, एक बार उड़ा में ट्रांसफर कर देंगे। और उधर पे राइट इशू, बोनस इशू अगर बीच में आ जाता है, हम किसको दें? नॉर्मली किसको मिलता है डिविडेंड पता है आपको? जिसका नाम रिकॉर्ड डेट वाले दिन, एक डेट होता है रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट वाले दिन जिसका नाम आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। बट अगर अभी तो पेंडिंग चल रहा है रजिस्ट्रेशन, तो हम राइट इशू, बोनस इशू किसको देंगे? केप्ट इन अबेयंस, हिंदी में लिख देना, अलग रख देगा, किसी को नहीं देगा जब तक पता ना चल जाए कि कौन है असली। तो हु विल गेट डिविडेंड पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर, ट्रांसफर टू उडा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर खुद बोल दे ट्रांसफरी को दे दीजिए, हमको आपत्ति नहीं है, तब किसको मिलेगा? तब उडा में नहीं जाएगा ट्रांसफरी। इफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर राइट्स टू कंपनी टू गिव टू ट्रांसफरी, यानी कि जो नया आदमी है, देन गिव टू, गंदा इंग्लिश में लिखना है पर समझ में आ जाएगा, ट्रांसफरी। अब तुम इस पैराग्राफ को पढ़ना, समझ में आ जाएगा। कैप्टन अबेंस का हिंदी मतलब लिख देना, अलग रखेगा, किसी को नहीं देगा। अब पैराग्राफ पूरा पढ़ लो, मैंने इजी कर दिया। Start reading the paragraph now.
पैराग्राफ पढ़ लीजिए, मैच करिए मेरे सिंपल इंग्लिश के साथ। तुम लोग लिखा तीनों चारों बात, रिटन एवरीवन, गुड। यही है ना हार्ड इंग्लिश में लिखा हुआ, डिड यू मैच? अनलेस द कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड होल्डर, मतलब कि अगर वो बोल दे तब तो दे देंगे ट्रांसफर, को झमेला ही क्या है। पर अगर कुछ झमेला चल रहा हो तो कहां भेज देंगे? पहला लाइन देखो क्या है, वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर इज गिवन टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द ट्रांसफर हैज नॉट येट बीन रजिस्टर्ड। यही तो हम बताया था, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। ये सब लैंग्वेज पे ना थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, ये सब देखो मैंने काट दिया है, ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान था, नहीं पढ़ना आपको, सब काट दिया है, रॉन्ग नहीं है। रिफंड का प्रोसीड्यूर असली में लिख दिया है, तो कभी आपका अटक जाए ना पैसा तो इसको प्रोसेस को फॉलो कर लेना कि कैसे अपना शेयर्स आईपीएफ से वापस पाना है। सिलेबस में नहीं है तो काट दिया मैंने, लिख के काटा है, मतलब राइट है पर पढ़ना नहीं है। देखा स्टाइल से एक लाइन चल रहा है। ये एक एमसीक्यू में आ सकता है। हर कंपनी को एजीएम होल्ड करने के 60 दिन के अंदर हर साल, जब तक देखो कि उनका आईपीएफ 2 नाम का एक फॉर्म हर साल 60 दिन के अंदर जमा देना है। इसमें पता है क्या बताएगा वो, कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कौन कौन से साल के कौन कौन से पैसे हमारे पड़े हुए हैं। वो एक अलग था, वो था कंपनी 90 दिन के अंदर जब भी यूडीए में ट्रांसफर करता है, 2 वेबसाइट्स पर कुछ डिटेल्स डालना है, नेम, अमाउंट एंड लास्ट नोन एड्रेस, नाल भी बोलते हैं शॉर्ट में, नाल डालते थे हम लोग 2 वेबसाइट्स पर। ये बोल रहा है कि हर साल एजीएम के 60 दिनों के अंदर, जब तक 7 साल यूडीए में कंप्लीट ना हो जाए, बिकॉज 7 साल के बाद तो यूडीए खत्म हो जाता है ना, वो आईपीएफ में चला जाता है, तो लिखा है विद इन 60 डेज फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ एजीएम टिल द कंप्लीशन ऑफ 7 years, आइडेंटिफाई कि 31 मार्च को कौन कौन से अनक्लेम डिविडेंड हमारे कंपनी के अकाउंट में थे। एज ऑन 31 मार्च, डिटेल्स ऑफ unclaimed dividend for each of those 7 years। आज तक आया नहीं है, आने का चांस कम है, पर ये प्रैक्टिकली जो लोग आर्टिकलशिप में जाते हैं ना उनको पता होना चाहिए कि आईपीएफ 2 इस काम के लिए भी जाता है। फॉर्म नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इफ यू मिस ऑल्सो नॉट एन इशू, फॉर्म नंबर्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, लिख देना, सीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सीएमए के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएस वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हटा देता हूं, ये सब भी लिख देना, नॉलेज नॉट फॉर एग्जाम। तो देखो जा रहा है ये आईपीएफ 2, ये देखो 60 डेज के अंदर जा रहा है, पर इसमें डिटेल्स कौन से तारीख का जा रहा है, 31 मार्च को कितना कितना अमाउंट हमारा किस किस साल का ड्यू है, जा रहा है।
देखो ये मिल गया पेज, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है सब कुछ भी, लिख देना नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, लिखा आपने, नाउ कम, नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑन डिविडेंड विल बी डन। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने डिविडेंड चैप्टर रिवाइज कर लिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पढ़ना शुरू करिए जल्दी से। स्टार्ट रीडिंग, देन आई विल आल्सो स्टार्ट विथ यू। जल्दी पढ़ना शुरू करिए। कैसे आंसर लिखा जाता है केस स्टडी के एस्पेक्ट को हम फिर से समझेंगे इस वीडियो में। हेलो हेलो हेलो, चलिए क्या लिखा है देखो। स्टार लिमिटेड एक कंपनी है। अच्छा, ये पूरा जो डिविडेंड के सेक्शन है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों को अप्लाई करते हैं। इट डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड टू ऑल इट्स इक्विटी होल्डर्स एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग 2 केसेस। ओ, उल्लंघन है लगता है। मिसेस शीला, उनके पास 250 शेयर्स थे और उन्होंने इन मैंडेटेड मतलब डायरेक्टेड द कंपनी कि हमारा शेयर्स हमारे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। द कंपनी रेमिटेड द डिविडेंड, कंपनी की गलती नहीं है। बैंक ने रिटर्न कर दिया पेमेंट दैट देयर वाज डिफरेंस इन सरनेम ऑफ द पे इन द बैंक रिकॉर्ड्स। मतलब शीला की तरफ से कुछ गलती हुआ है, गलत सरनेम डाल दी, शादी के पहले वाला डाल दी, पति वाला नहीं डाली। कंपनी डिड नॉट इन्फॉर्म शीला अबाउट द डिस्क्रिपेंसी। समझ गए क्या? कंपनी ने तो भेजा ही, अकाउंट नंबर गलत था, तो कंपनी की गलती नहीं है ना? कंपनी को बताना चाहिए था, पर तुम एग्जाम में अब कैसे बताओगे? सुनो, नीचे मत देखना। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, हमेशा पहले बैकग्राउंड याद करो। हम लोग ना समझाते हैं लॉ। सपोज मेरा आंसर पढ़ा हुआ नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूं, देखो, according to Companies Act, dividend should be paid within 30 days from the date of declaration. If dividend is not paid within 30 days from the date of declaration, every director, company, सारा fine imprisonment बता दिया। But there are few cases, समझ गए, when they will be given relaxation as per section 127. If shareholder has given directions to the company, company has complied with the directions, but there was some discrepancy, and the company has informed about that to the shareholder, then company is not a defaulter. किसकी गलती में, किसकी दिए हुए मिस्टेक में गलती थी? रिकॉर्ड्स में गलती थी, शेयरहोल्डर की। So in the present case, as company has not informed the discrepancy to Sheila, therefore company will be subject to 18% interest per annum. Director who are knowingly a party to default, उनके ऊपर भी दोषी, 2 years and फाइन ऑफ 1000 रुपीज पर डे। तो हमने सीधा यस या नो नहीं बोला, हमने पहले एक भूमिका बांधा। अब आंसर देखो, इन लोग थोड़ा और छोटा में कर दिए, वो भी चलेगा। अगर ये सिर्फ 2 मार्क्स का होता तो मैं सीधा यहां आ जाता। पनिशमेंट है, बट इट प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर फेलियर and the same has not been communicated to her. मेरा आंसर बेटर था, क्योंकि मैंने बहुत, इसमें क्या समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर देखो पैराग्राफ चेंज करने के बाद, इन द गिवन केस, हम लोग हर आंसर में 3 पार्ट बनाते थे ना, और हेंस में, और अच्छा ये कंक्लूजन यहाँ पे ये था, पेनल प्रोविजंस जो 127 का वो लगेगा, ये भी बताना पड़ेगा। उसी तरह देखो, डिविडेंड वाज नॉट पेड टू मोहन इन व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। इधर देखो, कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था कि डिस्प्यूट चल रहा है, पेमेंट मत करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोर्ट के ऑर्डर से क्या हो गया था? रोक दिया गया था। कोर्ट का ऑर्डर ने पेमेंट रोक दिया, तो कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग, तुम यहां पे डिस्प्यूट वाला पॉइंट ट्रिगर नहीं करोगे, कोर्ट का ऑर्डर है ना, इसलिए यहां पे ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रिगर होगा। याद रखना कि डेथ के केस में, मैंने इसलिए एक एग्जांपल में डेथ में लिखा था, कोर्ट ऑर्डर अगर रोक दे तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ बन जाता है पॉइंट। ऐसे दोनों शेयर होल्डर से नोटिस आया हो तो उसको मत दीजिएगा, उसको मत दीजिएगा, तब डिस्प्यूटेड है। पर कोर्ट का ऑर्डर में कौन सा पॉइंट ट्रिगर होगा लिखा,
तो पूरा आंसर सेम है, वापस सुनो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो सुनो, इस स्टेप के जब आंसर में कॉमन पॉइंट है ना, तो हम एक ही बार पूरा प्रोविजन लिखेंगे, हम दोनों बार वापस नहीं लिखेंगे 1 और 2 में, वरना फिर एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा एग्जाम हॉल में। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ दिखाओगे यहां पे, बिकॉज कोर्ट ऑर्डर वाज कमिंग इनटू पिक्चर। याद रहेगा, कुछ केस स्टडीज हमने कल कर लिए थे डिविडेंड के, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दोज। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ जल्दी से। फॉरेन शेयर होल्डर को हम पेमेंट नहीं किए 30 दिन के अंदर, बिकॉज उसने कुछ फेमा का प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किया। तो पहले देखो जो मैंने बोला, इन लोगों ने वो लिखा, फिर ये देखो, इसका मेन लाइन ये होना चाहिए था, इफ पेमेंट कुड नॉट बी मेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, है ना, ये लाइन ऐड कर देना। तो मेरी गलती नहीं है, कंपनी की गलती नहीं है, तो इसलिए 127 नहीं लगेगा, बिकॉज पेमेंट लिखा। एक्सेप्शन क्या था प्रोवाइजो क्लॉज में, जो एक्सेप्शन था ना, प्रोवाइडेड दैट इफ पेमेंट कैन नॉट बी मेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इफ पेमेंट कुड नॉट बी मेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिड यू गेट दिस एवरीवन इन द बैच? श्योर एवरीवन? हटा दूं? कुछ केस स्टडीज हम लोग कल कर लिए थे, पर आज ये एक्सेप्शन वाले केस स्टडी कैसे लिखने होते, थोड़ा फाइन बताकर एक्सेप्शन का वो लाइन ट्रिगर करवाना। एक जन पूछता है सारा टाइप का एक्सेप्शंस लिखेंगे यहां पर, सारा क्यों लिखोगे, जो रेलेवेंट एप्लीकेबल होगा उसको लिखोगे। ये हम लोग कल कर चुके थे ऑलरेडी। नाउ दिस इज गुड, क्वेश्चन नंबर 11 आईपीएफ। अभी पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन आपको मैं अपने साथ। आइए, ग्रोमोर प्लांटेशंस लिमिटेड, ये एक लिस्टेड कंपनी है जिसके पास अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड है फॉर हाउ मेनी इयर्स? पास्ट 7 साल से, इतने शेयर्स पर। दिस पीरियड ऑफ 7 years इज एंडिंग, कब ये 7 साल खत्म हो रहा है? 30 जून 2017, सॉरी। सीएफओ जो कंपनी का है वो बोलता है कि शेयर्स भी ट्रांसफर कर दो आईपीएफ में। तो एक लड़का बोलता है शेयर्स थोड़ी ट्रांसफर होता है। अरे आज ही तो पढ़ा था ना, शेयर्स कब ट्रांसफर होता है? आज ही पढ़ा था ना, जब शेयर्स जिस पर अनक्लेम्ड डिविडेंड फॉर 7 consecutive years तक उनके वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 7 year पीरियड। अच्छा, रूल्स में लिखा हुआ है जैसे ही यूडीए में 7 साल बीत जाता है ना, तो 30 दिन के अंदर रूल्स में लिखा हुआ है आईपीएफ में भेजना चाहिए। जैसे हम लोग कैजुअली क्या पढ़े थे, 7 साल के बाद आईपीएफ में भेजो, पर कितने टाइम के अंदर भेजना है? 30 दिन के अंदर। इज द ओपिनियन ऑफ सीएफओ करेक्ट? हाँ। What would be your answer had this continuous period of 7 years expired on 30th November 2017? And last part, state the condition under which equity shares will not be transferred to IPF. यानी 3 पार्ट है क्वेश्चन में, 3 parts in question, कि कौन से केस सिचुएशन है जब आईपीएफ में नहीं जाएगा। एक बता दो पूरा बैच। इफ in the 7 year block dividend has been claimed for any of the year, then it will not be transferred. फिर 1-2 केस और होते हैं, बुक में लिखा हुआ नहीं था, जो शेयर्स प्लेज किए हुए हैं किसी को, बैंकों से लो उधार के केस में अगर प्लेज किए हुए हैं शेयर्स बैंक को, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होंगे। तो पहले तो एक बात बताओ, इसमें देखो, वाह वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जल्दी देखो, पढ़ो इसको, ये कहीं पढ़ा आज? और ये शेयर्स कितने टाइम के अंदर जाएंगे? विद इन 30 days। तो ये 2 पॉइंट, बीच का लाइंस हटा सकते हो आप, बीच का लाइंस हटा सकते हो। तो सीएफओ का ओपिनियन करेक्ट है, क्योंकि 30 दिन के अंदर भेज देना चाहिए था मुझे। 31 अक्टूबर ड्यू डेट हुआ है ना, 7 साल ओवर हुए, तो 30 यानी कि 30 नवंबर के पहले मुझे शेयर्स आईपीएफ में भेजने चाहिए। ब्रैकेट करो शिवम, तुमको बीच के लाइंस नहीं लिखने हैं, मैंने आंसर छोटा कर दिया, ब्रैकेट किया आप लोगों ने, मैं वेट करता हूं। ये इन द लाइट ऑफ द अबव को एनालाइज करते वक्त बीच का लाइंस हटा सकते हो, ब्रैकेट वाले लाइंस आंसर में आएंगे, तो आंसर का साइज छोटा कर दिया हूं। अब ये देखो,
कौन से केसेस में नहीं ट्रांसफर होंगे? अरे वाह, एक भी साल अगर आपने बेक कर दिया बीच में, हम पढ़ाया था ये आज आपको, आज ही पढ़ाया था ना कैलकाटा में, बिफोर दिस केस स्टडी वीडियो स्टार्टेड, कि अगर बीच में कोई भी एक साल आप पे कर देते हैं तो, या और कौन से केसेस एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर है, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया हुआ है कि नहीं ये वाला ट्रांसफर नहीं होगा, कोर्ट ही रोक दे, तो फिर नहीं होगा। कोर्ट ऑर्डर के कारण कोर्ट रिस्ट्रेन कर रहा है कि नहीं ये शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करना है, या ये शेयर्स प्लेज्ड है, मैंने बताया था ना बैंक को, देन कंपनी विल नॉट ट्रांसफर द शेयर्स टू द फंड। तो 2-3 केसेस हैं जब आईपीएफ फंड में नहीं जाएंगे, जितना हम लोग पढ़े थे सब ज्ञान स्वाहा हो गया। तो देखो अब बहुत सिंपल लग रहा होगा, ये कहां पढ़े थे, आई जस्ट शो इट टू यू, जो लोग नहीं किए हुए, व्हेन आई डिस्कस्ड इन माय क्लास आई शोड यू दिस एस्पेक्ट एवरीवन। ये देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईपीएफ कब होता है, मैंने यही लैंग्वेज लिखवाया था, मैंने इंक अलग अलग क्यों भरा था, बिकॉज आपके केस स्टडी में कॉन्जिक्यूटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने ये भी पढ़ाया था बीच में अगर कोई भी एक साथ क्लेम हो जाता है तो वही आंसर वहां छपा था। फिर मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल 1 जहां पर बीच में आप एक साल क्लेम कर लिए, एग्जाम्पल 2 में यहां पे आप 7 बार साल में क्लेम नहीं किए, और एक और एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता, बीच में आपने 2 साल डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो भी आपके ये शेयर्स फिर ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि क्लेम का नौबत ही नहीं आता। सो मैंने आपको 3 सिनारियो समझाते हुए इसके स्टडी को करवाया था इन द मेन क्लास, याद रहेगा? चलो वेरी गुड, 12 में आ जाओ जल्दी बच्चा पार्टी। और 12 तो वेरी इजी है, फ्री रिजर्व्स वाला क्वेश्चन है जो हमने कैलकाटा में कल वाले केस स्टडी क्लास में कर लिया था, याद है? केस फ्री रिजर्व्स पे हमने 4 क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे कल। आई जस्ट शो इट टू यू जो हैव फॉरगॉटन, एक सेकेंड, ये देखो फ्री रिजर्व्स पे वी हैव डन मेनी क्वेश्चंस, स्पेशली दिस क्वेश्चन इफ यू हैव मिस्ड यस्टरडे। पहले तो फ्री रिजर्व्स के रूल्स आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि जब भी आप फ्री रिजर्व से फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, याद रखना एक रिजर्व रूल्स पिक्चर में आएगा। रेट ऑफ डिविडेंड, आपका जो रेट है वो मैक्सिमम लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट हो सकता है, पर ये आपको नहीं फॉलो करना है। अगर आपने पिछले 3 साल में 0-0-0 दिया है, सर पिछले 3 साल में मैंने 1 साल 0 दिया है, तो भी एवरेज निकलेगा। तीनों साल अगर 0-0-0 दिया है देन दिस रूल डजंट अप्लाई। मैक्सिमम अमाउंट आप कितना खर्चा कर सकते हो जब आप फ्री रिजर्व से यूज करते हो, इंग्लिश पूरा देखो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। लोग सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल करके आ जाते हैं, उसमें से माइनस करना करंट ईयर लॉस, सिर्फ करंट ईयर लॉस। लोग क्या करते हैं, सारा अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड अनअब्सॉर्ब लॉस माइनस कर देते हैं। एंड ये भी चेक करना, इतना भी मत उठा लेना कि तुम्हारा रिजर्व्स इससे नीचे गिर जाए, यानी कि तुम्हारे वॉलेट में, रिजर्व के वॉलेट में मिनिमम कितना मेंटेन हो। लड़का बोलता है सर 15% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इस बार सिर्फ क्या है, तो मैंने इस पर है ना ये वाला न्यूमेरिकल करवाया था, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। फिर मैंने 2 हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल भी आपको यहां पे करवाए थे, और जिसमें क्वेश्चन ऐड किया था कि 10 करोड़ होता, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर हो रहा था। तो आपको बेसिकली ये तीनों चीज सेटिस्फाई करना होगा, यानी कि ऐसा करना कि मतलब तीनों ही आपके कंप्लाई हो जाएं, कोई भी पॉइंट उल्लंघन नहीं हो, किसी एक पॉइंट के आधार पे कंक्लूड मत करना। तो 10 करोड़ वाला क्वेश्चन है ना, आप वीडियो पॉज करके देखना, अगर मैं बोल दूं रिजर्व्स 10 करोड़ है तो उसका फाइनल आंसर क्या निकला था यहाँ पर 2.5 करोड़ आप दे सकते हो, यही पढ़ा था ना कल, चेक करो। तो अगर इस क्वेश्चन में आपके आ जाता कि जनरल रिजर्व्स 10 करोड़ है, वीडियो पॉज करके करिएगा जिसके पास क्वेश्चन नहीं हो, तब आप 2.5 करोड़ तक दे सकते थे। तो मैंने आपको वापस से क्यों टच कर दिया, सो दैट यू कैन रिकॉल दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके, बाकी बहुत अब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस। रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड का भी मैंने बता दिया था आपको, नॉर्मली आप नहीं रिवोक कर सकते, बट अगर डिविडेंड का कैलकुलेशन ही इलीगली आपने निकाला था, प्रॉफिट्स और का कैलकुलेशन, या कोई बड़ा कैटास्ट्रॉफ हो जाए, इवेंट हो जाए, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, अर्थक्वेक, पैंडेमिक, फ्लड, वॉर, तो आप कर सकते हो। और जो रेट बोर्ड रिकमेंड किया है उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और इंटरिम डिविडेंड पे ना एक अपर कैप होता है इन सम सिचुएशन। अगर आपका इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले लॉस आ रहा हो किसी क्वार्टर में, तो आप
उस केस में जो रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड होगा पिछले 3 साल का एवरेज रेट के ऊपर आप नहीं जा सकते, वरना आप अपनी मर्जी है कुछ भी दे सकते हो। एंड और एक चीज, इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व से आप नहीं दे सकते। यू कैन गिव इट आउट ऑफ पीएल क्रेडिट बैलेंस, बट यू कैन नॉट गिव आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। और पीएल क्रेडिट बैलेंस से अगर आप फाइनल डिविडेंड देते हो तो वो रिजर्व रूल्स अप्लाई मत करना, एग्जाम में बहुत लोग फंसते हैं हर साल। ये सब क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं ना। अच्छा ये देखो, एक शेयर होल्डर है, ये भी आईपीएफ है, लिखो His shares has not been claimed, शेयर्स आपके शेयर्स आईपीएफ में चले गए और अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कंपनी सही किया है, एंड फिर पूछता है सजेस्ट द रिमेडी। क्वेश्चन को ना हमेशा सुनो आज के बाद। टैक्स एंड लॉ में या ऑडिट में जो बड़े केस स्टडी आता है ना, कई लोग क्या करता है सारा लाइन अंडरलाइन करता है, नहीं, जहां जहां क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं उसको आप इस तरह राउंड ट्राइंगल सर्कल करोगे ताकि कोई भी सब पार्ट मिस नहीं हो। इसमें क्या हुआ था, शेयर होल्डर का शेयर्स आईपीएफ में चला गया, अब कंपनी क्या सही किया, अभी पढ़ के आए हो, सही किया। अगर शेयर्स, इंग्लिश बताओ, ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड इज अनक्लेम्ड और अनपेड फॉर 7 कंटिन्यूअस या कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, इट कैन बी ट्रांसफर टू आईपीएफ, बट द शेयर होल्डर कैन क्लेम इट लेटर फ्रॉम आईपीएफ बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीड्यूर। और यहां पे देखो क्या लिखा है, holder approached the company in the last week of September with a claim for payment of dividend of 2000। ओ कब गया बेटा, देखो 2019 में अप्रोच किया है, किस साल का डिविडेंड मांग रहा है बेटा, गुड क्वेश्चन है ये। तो तुमको देख के नहीं लग रहा है आईपीएफ में चला ही गया होगा, 2019 में गए हो, साल 2000 का मांगने, यानी कि पूरा एकदम भूत बन के 19 साल बाद गए हो। तो इसमें बैकग्राउंड आप देखो, आंसर में क्या क्या समझाया आपने, पूरा वो चार्ट समझाया है, पढ़ के देखो। पहले उड़ा लिखो, गुड क्वेश्चन, फिर आईपीएफ, देन शेयर्स ट्रांसफर्ड, देन क्लेम, कैन स्टिल क्लेम। कंपनी से मांगेगा पर कंपनी उसको कहां से बोलेगा अप्लाई करने, ये पहले से पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। दिस इज वेरी गुड, वन ऑफ द, लिख देना कॉपी में प्लीज, जाके लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और आईपीएफ का क्वेश्चन था ग्रोमोर प्लांटेशन वाला, रेक्टेंगल बॉक्स बना के लिखो। कई लोग पूछते हैं ना एग्जाम के एक दिन पहले कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मत पूछना, कॉपी में लिखवाया हुआ है। ग्रोमोर प्लांटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ा, आईपीएफ, शेयर्स कैन स्टिल क्लेम फ्रॉम आईपीएफ, पढ़ के देखो। ये देखो, ये लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देखो। कंपनी को अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, उसको रिफंड मिलेगा, पर किससे मिलेगा, पढ़ के देखो। रीड द लास्ट 4 लाइन्स। सो डिविडेंड के सारे केस स्टडी मैंने कल भी कुछ करवा दिए थे, आज सारे बचे हुए मैं करवा दे रहा हूं। डिड यू गेट द लाइन? ये दोनों क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी दिखने को मिलते हैं आपको। क्वेश्चन 19 होमवर्क लिखो, आफ्टर जनरल क्लॉजेज एक्ट यू विल अंडरस्टैंड। जिसका हो गया वो कर भी पाएंगे। क्वेश्चन 20 पढ़ो तो एक बार, रीड क्वेश्चन 20। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 31 दिसंबर को। डिविडेंड वारंट मतलब वो जो एक चेक की तरह होता है, वो पोस्ट हो गया था 22 जनवरी, यानी कि 30 डेज के अंदर पोस्टिंग हो गई थी क्या, है पर मिला नहीं शेयर होल्डर को। अब बताओ कंपनी के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट डायरेक्टर्स के ऊपर। कंपनी ने पोस्ट कर दिया था बट ड्यू टू पोस्टल डिले उसको लेट मिला है, तो लगेगा कंपनी के ऊपर फाइन, सॉरी इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम। सुनो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, बैकग्राउंड सुनो, इधर देखो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, इफ नॉट पेड ये होता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। इधर हम कौन सा एक्सेप्शन घुसाएंगे पता है, कंपनी का कोई गलती नहीं है, लास्ट एक्सेप्शन था ना, एनी अदर रीजन, तो हम भेज दिए ना तो हमारी कोई गलती
कैसे पता चला? देखो पहले तो बैकग्राउंड आ गया 30 डेज वाला। क्या इंपॉर्टेंट है? पोस्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये देखो, पढ़ के देखो। Once posted, it is immaterial whether the same is received within 30 days by the shareholder. मिले या ना मिले अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। Once it is posted, हमारी जिम्मेदारी खत्म। मिला लैंग्वेज? उसी तरह क्वेश्चन 20 थी तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये भी बेसिक है। फ्री रिजर्व्स था। एक बस क्वेश्चन अपने को करना है, यस क्वेश्चन 26 कम। एंड एक और है, हाँ यही है निधि कंपनी वाला। आ जाओ जल्दी से, लास्ट है ना सबकी किताबों में। ये आरटीपी का ही क्वेश्चन है, कभी सेम दे देगा। शेयर्स वैभव कौन कौन से शेयर्स होल्ड करता है लिखा हुआ है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट दिया हुआ है इस कंपनी के शेयर का भी और इस कंपनी का शेयर का भी। ये कंपनी थोड़ी कौन सी कंपनी है इसकी? निधि कंपनी है, तो थोड़ा सा प्रोविजंस को चेंज होगा, देख लेंगे। और ये वाला कंपनी 25/8 को डिक्लेयर हुआ था। पेमेंट कब हुआ है? ओ तो समझ रहे हो, कुछ घंटी बज रही है, थोड़ा लेट पेमेंट ही हुआ है। इंफॉर्मेशन दिया तो कुछ उपयोग समझ रहे हो। और इधर पे तो निधि कंपनी के केस में तो क्या लिख दिया? डिविडेंड वाज नॉट पेड ओनली विद इन द स्टिपुलेटेड, डायरेक्ट लिख दिया। मिस्टर वैभव के पास और क्या है देखो, ये तो इसके कौन से शेयर्स के डिटेल थे? इक्विटी। वैभव के पास क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी कि जहां पर अगर डिविडेंड आपके ना इकट्ठा होते रहते हैं है? देना पड़ेगा आपको बाद में, 8% पर एनम वाले हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 दे डिड नॉट अर्न एनी प्रॉफिट्स, तो उस साल डिविडेंड नहीं दिए होंगे, पर सुनो बाद में कुछ होगा, आप समझ रहे हो ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफोरसेड केस सिनेरियो प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या पनिशमेंट होगा? ये तो डायरेक्ट पूछ लिया। फिर एक और एक पार्ट पूछ लिया, क्या इनको क्यूमुलेटिव शेयर प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ेगा फॉर द ईयर 21-22? आंसर तो ऐसे ही निकलेगा, आपको पता चल रहा होगा, इशारा करो। एंड अब पूछ रहा आपको क्या होगा यहां पर। अच्छा पनिशमेंट क्या लगेगा नहीं लगेगा? अब दो आंसर है, किसमें चेंज होने वाला आंसर? थोड़ा सा निधि वाले में, तभी कुछ इतना भूमिका बांध रहा है। तो हम 10 सेकंड वेट कर रहे हैं, इसका मार्किंग करो। इक्विटी को इक्विटी लिखो, प्रेफरेंस पे पीआरएफ फिर से लिखो, क्यूमुलेटिव पे स्टार लगाओ जल्दी से, फिर आपकी ट्यूशन भी है। कल के क्लास के बारे में मैं रात को 10:30 डाल दूंगा ग्रुप में। छोटा है ना, पर आता है 20 मार्क। मतलब पतले वाले दोनों बुक बवाल हैं, वॉल्यूम 1 को साइड करके पतले वाले तीनों बुक हटा दो मार्किंग। अब देखो आंसर पढ़ो। पहले तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट वाली बात, कंपनी को लगेगा। बट निधि कंपनी के लिए क्या लिखा हुआ है? इफ डिविडेंड इज 100 रुपीज और लेस, it shall be a sufficient compliance if the declaration is announced in the local language and also displayed on the notice website। मतलब अगर नहीं पे करते हैं तो भी चलेगा, बस हमने अनाउंस करके रख दिया था आपका हुआ हुआ है। और डिविडेंड अमाउंट कितना लिखा है देखो, डिविडेंड अमाउंट कितना दिया हुआ है लिखना, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्योंकि वो जो क्लॉज है वो क्लॉज किसके बारे में, कितने अमाउंट का है लिखा? इफ डिविडेंड पेएबल टू अ मेंबर इज 100 रुपीज और लेस। पे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, नियत खराब नहीं था, हमने अनाउंस कर दिया इन द लोकल लैंग्वेज, इन वन लोकल न्यूज़पेपर, वन रीजनल न्यूज़पेपर में हम अनाउंस कर दिए। एंड ऑल्सो पुट ऑन द नोटिस बोर्ड, तो मतलब हम उल्लंघन नहीं किए फॉर 3 months। तो अगर ये हो गया है तो कोई फाइन आप पर नहीं लगेगा निधि कंपनी पर। ओके तो रिलैक्सेशन नहीं है, छोटे मोटे अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड के लिए निधि कंपनी में रिलैक्सेशन है कि आपके ऊपर फिर 127 नहीं लगेगा। ओके 3 महीना तक आपका डिस्प्ले होना चाहिए था। अब यहां पे बोल रहा है डिविडेंड के डेट्स क्यों दिए थे पता, ताकि तुम क्या कैलकुलेट कर सको, कैलकुलेशन ऑफ 18% पर एनम
निकाल सको। समझ में आ रहा है कितना दिन का ड्यू हुआ है, तो वो निकाल लिया आपने। तो निधि कंपनी तो बच जाएगा अगर वो दिखा दे हम 3 महीना तक नोटिस बोर्ड पे डाले थे। बाकी कंपनी पे 18% पर एनम लगेगा। बस ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है आपको, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। बाकी प्रोविजंस तो हम लोग जानते ही थे। इसमें बस नया बात क्या पता चला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रॉफिट्स नहीं होने से भी देना पड़ता है। सर आप तो बोले थे ना वो कंपनी का अच्छा दे नहीं दे, क्यूमुलेटिव में देना पड़ता है। ऊपर से इस पे जो डिविडेंड डिक्लेरेशन आपका 800 रुपया ड्यू हुआ है उसका कैलकुलेशन आप निकालना सिखा रहे हैं। सर कैसे निकालेंगे हम? इधर देखो, डेट ऑफ डिक्लेरेशन और पेमेंट का डेट मिला बच्चा पार्टी, तो हम कहां से कहां कैलकुलेट करेंगे? ये देखो पेमेंट कब किया, देखो इधर आओ। अच्छा हम 25/9 से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, बताओ क्यों? डेट ऑफ डिक्लेरेशन तो 25/8 था, 30 दिन तो पेमेंट का टाइम ही था, 30 दिन के बाद से ब्याज लगेगा। ओ बाबा, लिखो स्टार, ये बस देखा हुआ होना चाहिए था, वरना कई लोग 25/8 से कैलकुलेट कर देंगे। सो दिस कंप्लीट्स योर डिविडेंड चैप्टर। कुछ एमसीक्यूज पीछे दिए हुए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके वापस से, निधि कंपनी तो बच गया, अगर वो ये साबित कर दे हम एक रीजनल न्यूज़पेपर में रीजनल लैंग्वेज में दिए थे, नोटिस बोर्ड पे 3 महीना चिपकाए थे, बच जाएगा। और ये कैलकुलेशन आप समझ गए, ड्यू डेट से काउंटिंग नहीं हुआ, 1 महीना बाद से हुआ है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जो लोग घर से देख रहे हैं, शिवम एंड अदर्स प्लीज राइट डाउन। मतलब इसमें कैच है 18% इंटरेस्ट पर एनम का कैलकुलेशन और निधि कंपनी को रिलैक्सेशन, ये दो ही कैच है। एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में एक बहुत बड़ा छूट, जो कॉन्सेप्ट जो नहीं जानते थे उनको क्लैरिटी आ गई। ओके बाय। सो डिविडेंड इज ओवर इन कैलकाटा बैच, सीएसआर इज आल्सो ओवर। चेक दी ऐप, बचा हुआ पोर्शन मैंने ऐड कर दिया था सीएसआर का कैलकाटा बैच में, दूसरे बैच में, बाकियों में होगा जिसके बैच में पेंडिंग है।